कुछ कहानियाँ चीखती नहीं हैं, बस धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। ये कहानी मेरी नहीं है। ये कहानी है मेरी ऑफिस की एक कलीग की, जिसे मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग समझती थी। बाहर से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, मुस्कुराहट, कामयाबी, सब कुछ। लेकिन अंदर अंदर से हर रात वो अकेली खुद से लड़ रही थी। ये कहानी रियल लाइफ से ली गई है। उसकी सेफ्टी के लिए कैरेक्टर नेम्स चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन जो एहसास हैं वो बिल्कुल असली हैं। अगर आपने कभी भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस किया है तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। जिंदगी कभी कभी वहाँ ले आती है जहाँ हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, पर असल में हम खाली हाथ होते हैं। ये कहानी अदिति की है। बाहर से देखो तो ईशान के साथ उसका रिश्ता किसी मूवी जैसा परफेक्ट लगता। ईशान कामयाब, हैंडसम और दुनिया की नज़रों में एक ड्रीम पार्टनर। पर इस चमक के पीछे एक ऐसी आग थी जो अदिति की रूह को रोज थोड़ा थोड़ा जला रही थी। एक शाम की बात है, ईशान अदिति को एक बहुत ही पॉश और महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया था। बाहर से देखने वालों को लग रहा होगा कि कितना परफेक्ट कपल है, कितनी गहरी मोहब्बत होगी, पर अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। अदिति वहां बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने तैयारी तो बहुत की थी, शायद सोचा था कि आज वो दोनों बहुत सारी बातें करेंगे, एक दूसरे का हाल पूछेंगे। पर ईशान अपनी ही दुनिया में मग्न था। उसने एक बार भी नजरें उठाकर अदिति को नहीं देखा। वो पूरी शाम बस अपने फोन पर लगा रहा, किसी बिजनेस डील की बातों में खोया हुआ, अदिति के वजूद को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए। वो लड़की वहां उसके सामने बैठी थी, लेकिन ईशान के लिए शायद वो वहां थी ही नहीं। अदिति वहां बैठी बस उस चमक धमक को देख रही थी और अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी कि वो कितनी अकेली है। अदिति ने डरते हुए, कहीं कि वो चिढ़ न जाए, धीरे से कहा, ईशान, वो आज ऑफिस में मेरा प्रमोशन का इंटरव्यू था। मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना। बॉस ने कहा कि मेरा काम पिछले 3 सालों में सबसे बेहतरीन रहा है। उन्होंने मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी दिया। ईशान ने फोन से नजरें हटाए बिना सरसरी ढंग से कहा, गुड। वैसे क्या तुमने वो मेरी ब्लू शर्ट प्रेस करवाई थी? कल मुझे बैंगलोर निकलना है, बहुत बड़ी मीटिंग है। अदिति की आंखों में नमी आ जाती है, पर वो उसे छुपाने की कोशिश करती है और कहती है, ईशान, मैं अपने प्रमोशन की बात कर रही हूँ। क्या तुम एक पल के लिए वो फोन साइड में रखकर मेरी तरफ देख नहीं सकते हो? बस एक पल। ईशान ने गुस्से में फोन टेबल पर फेंकते हुए कहा, अदिति, क्या तुम्हारा ये बचपना कभी खत्म नहीं होगा? देखो मेरी तरफ, मैं काम कर रहा हूँ। ये प्रमोशन, ये छोटे मोटे अवार्ड्स, ये सब ठीक है, पर क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा हूँ? खुद में थोड़ी मैच्योरिटी लाओ अदिति। हर वक्त अटेंशन मांगना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर दोस्तों के साथ घूमता हूँ? मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। कल को हमारी शादी होगी तो हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। अदिति ने धीरे से कहा, फ्यूचर? ईशान, हमारा प्रेजेंट ही मरा जा रहा है। हमारे बीच बातें कब हुई थी आखिरी बार? तुम्हें याद है कि मेरी पसंद की चॉकलेट कौन सी है, या मेरे दिल में सबसे बड़ा दुख क्या है? ईशान ने चेयर पीछे ढकेलते हुए कहा, बस, मुझे ये इमोशनल ड्रामा नहीं सुनना। खाना पैक करवाओ, हम घर चल रहे हैं। मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। और वो वहां से चला गया। अदिति ने देखा कि कैसे उसकी प्रमोशन की खुशी उस रेस्टोरेंट की ठंडी प्लेट में पड़ी ठंडी हो गई। अदिति को लगा ईशान के लिए वो सिर्फ एक जरूरत थी, एक इंसान नहीं। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते दिलाते अदिति थक चुकी थी। आखिर में उसने वेटर को इशारा किया और खाना पैक करवा लिया। अदिति खामोशी से उठी और बाहर कार में आकर बैठ गई।
पूरे रास्ते दोनों के बीच एक लफ्ज की भी बात नहीं हुई। सिर्फ एक भारी सा सन्नाटा था दोनों के बीच। घर पहुंचकर ईशान ने हमेशा की तरह बिना कुछ कहे, बिना अदिति का हाल पूछे बिस्तर पर करवट ली और सो गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें गहरी हो गईं। वो दूसरी तरफ मुंह करके बड़ी बेफिक्री से सो चुका था, मगर अदिति, उसके लिए उस कमरे की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थीं। वो उठी और बालकनी की तरफ निकल गई। बाहर मौसम ने करवट बदल ली थी। काले बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। अदिति वहीं बालकनी की ठंडी दीवार से टिककर जमीन पर बैठ गई। आसमान से गिरती हुई बारिश की टिप टिप और उसकी हल्की हल्की सिसकियां उस वक्त दोनों मिलकर जैसे एक ही दुख बयान कर रहे थे। वो वहां बैठी बारिश में भीगती रही, शायद इस उम्मीद में कि ये पानी उसके अंदर की उस जलन और ठंडक को धो देगा जो ईशान के रवैये ने उसकी रूह में भर दिया था। वो रो रही थी, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था, सिवाय उस बरसात के। उस रात अदिति को लगा कि अगर वो आज नहीं रोई तो उसका दिल फट जाएगा। ईशान की खर्राटे उसे बता रही थीं कि वो कितना अकेला महसूस कर रही है। उस अंधेरी बालकनी में बैठे हुए अदिति ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। वो कुछ ढूंढ रही थी, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा रास्ता जहां वो सिर्फ अदिति बनकर ना रह जाए। वो थक चुकी थी इस नाम से, इस रिश्ते से और इस मैच्योरिटी के बोझ से जो उसे हर पल हर दुख पीने पर मजबूर करता था। फोन की स्क्रीन फ्लैश हुई और उसकी तेज लाइट अदिति की उन सुर्ख आंखों पर पड़ी जो देर तक रोने से लाल हो चुकी थीं। उसने एक फैसला किया, एक ऐसी पहचान बनाने का जहां कोई उसे जानता ही ना हो, जहां उस पर कोई पाबंदी ना हो, जहां वो खुलकर बात कर सके। उसने एक नई आईडी बनाई, जोया की दुनिया। अदिति को उस वक्त लगा कि शायद अपना नाम बदलने से, अपना पर्दा बदलने से उसके दिल का दर्द भी बदल जाएगा। उसे लगा कि जोया बनकर वो शायद वो सारी खुशियां ढूंढ लाएगी जो अदिति की जिंदगी में कब की दम तोड़ चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि ये नई पहचान उसे सुकून देगी या किसी नए तूफान की तरफ ले जाएगी। अदिति उस रात सो नहीं पा रही थी। वो बस यूं ही रील्स स्क्रॉल कर रही थी जब एक पुरानी और उदास धुन उसके कानों में पड़ी। गिटार की उन तारों पर कोई अपना दिल का गिटार की उन तारों पर कोई अपने दिल का हाल बयान कर रहा था। उस पोस्ट का कैप्शन बड़ा गहरा था। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, पर कोई ये नहीं कहता कि वक्त जख्म के साथ जीने की आदत डाल देता है। अदिति ने ठंडी सांस भरी और उसने अपने मन में कहा, वक्त तो जैसे मेरा रुक सा गया है। ना जाने उस पल अदिति के दिल में क्या आया। उसने पहली बार अपनी पहचान छुपाकर जोया की दुनिया वाली आईडी से एक लंबा कमेंट लिख दिया। उसने लिखा, आदत पड़ते पड़ते इंसान शायद अंदर से खामोश हो जाता है, पर उन लोगों का क्या जो भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर सीख चुके हों। क्या ये धुन सिर्फ सुर है या किसी की रूह की तड़प? अदिति ने अभी फोन साइड पर रखा ही था कि उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। ये साउंड फोन की नोटिफिकेशन टोन था। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। किसी ने रिप्लाई किया था, एक अनजान शख्स, साइलेंट स्टॉर्म, वही इंसान जिसकी पोस्ट पर अदिति ने कमेंट किया था। अदिति ने कांपते हाथों से नोटिफिकेशन खोला। साइलेंट स्टॉर्म का रिप्लाई तो सीधा था पर गहरा था। उसने लिखा, जोया, आपकी बातें बताती हैं कि आपने खामोशी को बहुत करीब से देखा है। कभी कभी कुछ दिनों में हम अपनी ही कहानी ढूंढ लेते हैं। आपने सही कहा, ये भीड़ का अकेलापन बड़ा अजीब होता है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस अंधेरी रात में
कोई और भी है जो शायद आप ही की तरह इस धुन में सुकून ढूंढ रहा है। अदिति ने जब ये अल्फाज पढ़े तो उसे बरसों बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी खामोशी का तर्जुमा कर दिया हो। उसे नहीं पता था कि साइलेंट स्टॉर्म कौन है, कहाँ है, पर उस पल उसे वो अनजान शख्स उस कमरे में सोए हुए शख्स से ज्यादा अपना लगा। अदिति ने अगले दिन फिर उसी गिटार वाली पोस्ट को खोला। उसे देखना था कि क्या वो अनजान शख्स अब भी वहां है। उसने साइलेंट स्टॉर्म के रिप्लाई पर एक छोटा सा सवाल छोड़ा। अदिति ने लिखा, भीड़ का अकेलापन। सुनने में तो सिर्फ एक जुमला लगता है, पर इसे जीना कितना ही मुश्किल होता है ना? कुछ ही देर में साइलेंट स्टॉर्म का रिप्लाई आया, जीना ही तो असल में इम्तिहान होता है जोया जी। हम सब बाहर से मुकम्मल लगते हैं, पर अंदर कोई एक कोने में बैठा बस एक ऐसे कान का इंतजार करता है जो हमारी चीखें नहीं, हमारी खामोशी सुन सके। अदिति ने फिर से लिखा, शायद हम उन लोगों से ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं जो हमारे करीब होते हैं, पर कभी कभी एक अनजान की बात ज्यादा सुकून दे जाती है। साइलेंट स्टॉर्म ने जवाब दिया, क्योंकि अनजान शख्स हमें जज नहीं करता, वो सिर्फ हमारे अल्फाज देखता है, हमारी मजबूरियां नहीं। अदिति अभी उन कमेंट्स के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। इस बार ये नोटिफिकेशन पब्लिक कमेंट का नहीं, ये साइलेंट स्टॉर्म का पहला प्राइवेट मैसेज था। साइलेंट स्टॉर्म का मैसेज था, हे जोया, मुझे महसूस हुआ कि कमेंट बॉक्स छोटा पड़ने लगा है। हम इतनी गहरी बातें सबके सामने नहीं कर सकते। क्या हम मैसेज में बात कर सकते हैं? जोया ने थोड़ी देर सोचा। उसकी उंगलियां खुद ही टाइपिंग करने लगी। उसके मैसेज का रिप्लाई दिया, जी क्यों नहीं। साइलेंट स्टॉर्म का रिप्लाई आया, शुक्रिया जोया जी। जोया कुछ रिप्लाई करती उससे पहले ही दूसरा मैसेज आ गया, वैसे जोया जी, अक्सर लोग मेरी पोस्ट पर वाह वाह करते हैं, पर उन अल्फाजों के पीछे की चीख आपने कैसे सुन ली? अदिति ने रिप्लाई किया, क्योंकि कभी कभी दूसरों का दर्द अपने दर्द जैसा लगने लगता है। अदिति ने फौरन ही एक और मैसेज किया, आप कौन हैं? आपकी बातों में इतना दर्द क्यों है? साइलेंट स्टॉर्म, मैं वो साइलेंट स्टॉर्म हूँ जोया, जो अपने अंदर सब तबाह कर रहा है, पर बाहर सिर्फ खामोशी है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जो मुझसे प्यार तो करता है, पर मेरी रूह का गला घोट कर। उसके लिए मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, एक इंसान नहीं। अदिति ने ये पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। ये उनका अपना एक नया जहान था। लेकिन अदिति अब भी डर रही थी। वो जोया बनकर बात तो कर रही थी, पर अपनी असलियत उसने एक गहरी खामोशी के पीछे छुपा रखा था। अदिति ने सिर्फ इतना लिखा, एहसास की कमी रिश्तों को कब्रिस्तान बना देती है। साइलेंट स्टॉर्म ने कहा, सही कहा आपने। कम से कम यहाँ कोई सवाल तो नहीं पूछता। आप बताएंगी, आप इतनी रात गए क्यों जाग रही हैं? अदिति ने कहा, बस यूं ही। कभी कभी नींद से ज्यादा सुकून जागने में मिलता है। साइलेंट स्टॉर्म ने कहा, दुख जब पुराने हो जाएं तो नींद उड़ ही जाती है। खैर, शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए। अदिति ने मैसेज किया, अजीब है ना, जो करीब हैं उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, और जो मीलों दूर बैठा है, कोई अनजान शख्स है, वो सब समझ लेता है। साइलेंट स्टॉर्म ने कहा, क्योंकि शायद हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। चलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा सो सकें। अदिति ने कहा, आपका नाम क्या है? उधर से रिप्लाई आया, अर्नव। और आपका नाम? अदिति ने अपना नाम बताना सही नहीं समझा। उसने कहा, जोया। चलिए अब सो जाते हैं, गुड नाइट। अर्नव ने भी मैसेज किया, गुड नाइट जोया, अपना ख्याल रखिएगा। उस रात अदिति ने अपना रियल नेम नहीं बताया, ना ही अपने रिश्ते का कोई जिक्र किया।
लेकिन उसने एक बात महसूस की, वो मीलों दूर बैठा शख्स उसके उस दुख को समझ रहा था जिसे उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोया हुआ शख्स कभी देख भी नहीं पाया। अदिति ने फोन सीने से लगाया और पहली बार उसे लग रहा था कि वो इस तूफान में अकेली नहीं है। दिन गुजरते रहे। अदिति की जिंदगी अब दो हिस्सों में बट गई थी। एक वो दुनिया जो सबको दिखाई देती थी और एक वो जो सिर्फ फोन की स्क्रीन पर जिंदा थी। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होना, ईशान के लिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना, उसे टाइम पर देना, ऑफिस में फाइल्स चेक करना, मीटिंग अटेंड करना। अदिति एक मशीन बन चुकी थी। ऑफिस में सब उसे परफेक्ट प्रोफेशनल कहते हैं, पर किसी ने उसकी आंखों के नीचे छुपे उस थके हुए रंग को नहीं देखा। उसे हर पल मैच्योर दिखना पड़ता था, सबकी सुननी पड़ती थी, पर उसका अपना हाल पूछने वाला कोई नहीं था। घर आती तो ईशान वहां होता। वो दोनों एक ही छत के नीचे लिव इन में रह रहे थे, पर उनके बीच कोई रिश्ता बचा था तो सिर्फ खामोशी का समझौता। रात के वक्त ईशान कमरे में आता, मगर उसकी नज़रों में अदिति के लिए कोई गर्माहट नहीं होती। वो बस अपनी ज़रूरतों, अपने काम और अपने सुकून में मग्न रहता। कभी कभी वो अदिति के इतने पास होता कि उसकी सांसें तक एक दूसरे से टकरा रही होती थी, मगर फिर भी अदिति को महसूस होता कि वो मीलों दूर है। उसे लगता कि ईशान को उसकी रूह से कोई मतलब नहीं, उसके दिल में जो भी एहसास है उनसे कोई मतलब नहीं। उसके लिए अदिति सिर्फ एक ऐसी मौजूदगी थी जो घर की जिम्मेदारियां और उसकी ज़रूरतें पूरी करती थी। उसे अपना वजूद एक बेजान सजावट जैसा लगने लगता। जैसे ही ईशान बेखबर सो जाता, अदिति दबे बाव बालकनी में निकल जाती और तब शुरू होती उसकी असली दुनिया। वहाँ साइलेंट स्टॉर्म यानी अर्णव उसका इंतज़ार कर रहा होता। थोड़े मैसेजेस के बाद साइलेंट स्टॉर्म का मैसेज आया, सोया, आज तुम्हारी बातों में बहुत थकान है, सब ठीक तो है ना? अदिति ने गहरी सांस ली और लिखा, मैं सिर्फ आज के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए थक चुकी हूँ। कभी कभी लगता है कि बस अब और हिम्मत नहीं बची। साइलेंट स्टॉर्म ने पूछा, क्यों सोया? ऐसा क्या बोझ है जो तुम अकेली उठा रही हो? मुझे बता सकती हो? अदिति ने कहा, नहीं, रहने दो। कुछ बातें खामोश ही अच्छी लगती हैं, सबकी अपनी कहानी होती है। साइलेंट स्टॉर्म ने कहा, हम यहाँ एक दूसरे की कहानी सुनने ही तो आए हैं। जोया, तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं सिर्फ सुनूंगा, जज नहीं करूंगा। मेरे इनबॉक्स में तुम्हारी पूरी एक दुनिया है जोया। यहाँ तुम्हें किसी के लिए परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, बिना जज किए। अदिति की आंखों से एक आंसू गिरा। उसने पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोलना चाहा। अदिति ने लिखना शुरू किया, मैं एक ऐसे रिश्ते में हूँ जहाँ मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। मैं जिसके साथ रहती हूँ वो मुझसे प्यार तो करता है, पर सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए। उसे मेरी रूह की तरफ से कोई मतलब नहीं। मैं एक खिलौना बनकर रह गई हूँ उसके लिए, जिसे सिर्फ तब उठाया जाता है जब खेलना हो। बाकी वक्त मैं बस एक बेजान सामान की तरह पड़ी रहती हूँ। साइलेंट स्टॉर्म ने कहा, जोया, ये दर्द बहुत गहरा है, पर याद रखना, मेरे इनबॉक्स में तुम एक इंसान हो, एक जिंदा एहसास हो। तुम्हारी हर बात मेरे लिए अहम है। लेकिन फ़ोन बंद होते ही हकीकत उसके सामने खड़ी होती थी। ईशान का वही रूटीन था। रात को जब ईशान कमरे में आता तो वो अदिति का हाल नहीं पूछता, बल्कि उसे अपनी तरफ खींच लेता। उसका तरीका वही पुराना था, हक जताने वाला। अदिति ने आज थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की। ईशान ने हैरत से उसे देखा और थोड़ा ज़बरदस्ती करते हुए प्यार से मगर जोर देकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? इतने दिनों से देख रहा हूँ, उखड़ी उखड़ी रहती हो, मुझसे दूर क्यों हो रही हो अदिति? अदिति ने कोई शिकायत नहीं की, वो बस खामोश रही। वो आज भी उससे मोहब्बत करती थी, पर उस मोहब्बत में अब कोई गर्माहट नहीं बची थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली।
वो बस एक पत्थर की मूर्त बन गई। ईशान ने उसे गले तो लगाया हुआ था, पर अदिति का दिल वहां से मीलों दूर उस अनजान शख्स की बातों में सुकून ढूंढ रहा था, जो उसे बिना छुए भी उसकी रूह तक पहुंच चुका था। अब ये उनका रोज का सिलसिला था। सुबह ऑफिस में भी अदिति साइलेंट स्टॉर्म की चैट करती रहती। साइलेंट स्टॉर्म का मैसेज आता, चाय पी ली जोया, आज मुस्कुराने की कोशिश करना। अदिति ने कहा, कोशिश जारी है, तुम्हारा दिन कैसा है। शाम को घर आते वक्त साइलेंट स्टॉर्म का मैसेज आता, घर पहुंच गई। शाम को घर आते वक्त साइलेंट स्टॉर्म का मैसेज आता, तुम घर पहुंच गई सेफली जोया, थोड़ा अपने लिए वक्त निकालना आज। अदिति कहती, घर तो पहुंच गई, पर सुकून सिर्फ तुम्हारे मैसेजेस में है। धीरे धीरे ये साइलेंट स्टॉर्म अदिति की जिंदगी का वो हिस्सा बन गया जिसने उसे घुट घुट कर जीने से बचा लिया था। वो दोनों एक दूसरे के सेफ स्पेस बन चुके थे। रात के 2:30 बजे अदिति बालकनी की ठंडी जमीन पर बैठी थी और दूसरी तरफ अर्णव अपने बेड से टिक कर बैठा था। आज खामोशी इतनी भारी थी कि मैसेजेस काफी नहीं थे। साइलेंट स्टॉर्म ने मैसेज किया, जोया, क्या मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, बस एक बार। मुझे लग रहा है अगर आज मैंने किसी से बात नहीं की तो मैं अपना दम तोड़ दूंगा। अदिति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से मैसेज लिखा, डर लगता है पर्दा हटने से कहीं ये सुकून भी ना छिन जाए, कहीं मेरी आवाज सुनकर तुम ये ना सोचने लगो कि मैं वैसे ही नहीं हूं जैसा तुमने सोचा था। अर्णव ने मैसेज किया, पर्दा तो दुनिया के लिए है जोया, हम तो पहले ही एक दूसरे की रूह में देख चुके हैं, प्लीज एक बार। अदिति का फोन वाइब्रेट हो रहा था और स्क्रीन पर साइलेंट स्टॉर्म इज कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। अदिति ने आंखें बंद की और कॉल उठा ली। अगले 30 सेकंड तक दोनों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ दोनों की सांस लेने की आवाज आ रही थी। वो खामोशी हजारों लफ्जों पर भारी थी। पहली बार अदिति को लगा कि कोई है जो उसकी सांसों का दुख भी महसूस कर सकता है। अदिति ने एक बेहद हल्की, कांपती हुई, सरसराहटी हुई आवाज में कहा, हेलो। साइलेंट स्टॉर्म अदिति की आवाज सुनते ही जैसे उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो रोने लगता है। तभी हुई सिसकियां जो फोन के माइक से अदिति के दिल तक पहुंचती हैं। सोया, तुम, ये वाकई तुम हो। मुझे लगा मैं फिर से कोई ख्वाब देख रहा हूँ। उसने रोते हुए अपनी बात कंटिन्यू की, तुम्हें पता है आज नव्या ने मेरे वो पुराने खत जला दिए जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखे थे। उसने कहा कि पुरानी यादें कमजोरी होती हैं। उसने मुझसे मेरी पहचान छीन ली है जोया। आज मैं एक जिंदा लाश बन गया हूँ। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रखती है ताकि रोने की आवाज बाहर न जाए और कहती है, सुनो मेरी बात, कोई तुमसे तुम्हारी यादें नहीं छीन सकता। वो खत कागज थे, पर वो एहसास तुम्हारे अंदर है। मैं हूं ना, मैं सुन रही हूँ। तुम रोते क्यों हो? तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल फट रहा है। तुम्हारे पास कम से कम यादें तो हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरा पार्टनर तो मुझे एक इंसान भी नहीं समझता। हम दोनों एक ही कश्ती में हैं। उस रात उन्होंने 3 घंटे बात की। बातें कम थी, खामोशियां ज्यादा थी, पर हर खामोशी एक दूसरे के जख्म पर मरहम लगा रही थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आवाज का सहारा क्या होता है। उस रात साइलेंट स्टॉर्म ने अदिति को अपना नाम बताया कि वो अर्णव है। उनके भरोसे की दीवार और भी मजबूत हो गई। अगली शाम किचन की खिड़की से ढलता हुआ सूरज अदिति की थकान को और नुमाया कर रहा था।
वो खामोशी से सब्जी काट रही थी, पर उसका दिमाग कहीं और था। छुरी के चलने की टक टक की आवाज़ किचन में गूंज रही थी, हर टक के साथ जैसे वो अपनी किसी अधूरी ख्वाहिश को काट रही थी। तभी ईशान किचन में आता है। आज उसने ऑफिस का सूट नहीं पहना था। एक कैजुअल शर्ट में वो काफ़ी हल्का फुल्का लग रहा था। शायद वो आज खुश था। ईशान अचानक पीछे से आता है और अदिति को गले लगाने की कोशिश करता है। अदिति का पूरा शरीर जैसे पत्थर की तरह अकड़ जाता है। वो हाथ जो कुछ देर पहले तक तेजी से चल रहे थे अब बेजान हो चुके थे। ईशान के छूने में आज भी वही हक था, वही प्यार था, पर अदिति के लिए ये टच अब सुकून नहीं बल्कि एक बोझ था। ईशान उसके कंधे पर अपना सर रखता है। वो बेखबर था, उसे नहीं पता था कि उसके करीब खड़ी लड़की ये वो लड़की नहीं, अब उससे मीलों दूर जा चुकी है। अदिति की सांसें भारी हो जाती हैं। उसका दिल चाह रहा था कि वो दूर हट जाए, पर वो बस वहीं खड़ी रही, एक ऐसी मूरत बनकर जिसके अंदर अब सिर्फ साइलेंट स्टॉर्म की बातें गूंज रही थी। ईशान ने बहुत ही नर्म पर फेक आवाज में कहा, अदिति माय लव, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी है। छोड़ो ये सब, मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। हम आज रात शहर के सबसे महंगे रिसोर्ट में रुकने जा रहे हैं। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। हम वहाँ एक कैंडल लाइट डिनर करेंगे। नो फोन्स, नो ऑफिस, जस्ट अस। अदिति धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से हटाती है, बिना पीछे मुड़े हुए कहती है, क्यों ईशान? आज अचानक ये दिखावा क्यों? ईशान थोड़ा चिढ़कर कहता है, दिखावा? अदिति मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुमने ही कहा था ना कि मैं बदल गया हूँ। अब जब मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये दिखावा लग रहा है। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अदिति गुस्से में मोड़ती है, जैसे आंखों में आग हो। मुझे तुम्हारा रिजॉर्ट नहीं चाहिए ईशान। मुझे तुम्हारा वो महंगा डिनर नहीं चाहिए जहां तुम सिर्फ मेरे साथ बैठकर अपने बिजनेस पार्टनर्स को मैसेजेस करते हो। जब मुझे तुम्हारा कंधा चाहिए था रोने के लिए, तुम कहाँ थे? जब मुझे सिर्फ एक तुम ठीक होना सुनना था, तब तुमने मुझे मैच्योर कहा था। आज जब मैंने अपना सुकून तुम्हारे बिना ढूंढ लिया है, तो तुम ये लव का नाटक कर रहे हो। मुझे चिढ़ होती है तुम्हारे इस दिखावे से। मुझसे दूर रहो। ईशान ने हैरान होकर कहा, तुम पागल हो गई हो अदिति? इतना गुस्सा? लगता है किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। नेक्स्ट ईयर हम शादी करने वाले हैं। मेरा हक है तुम पर। अदिति ने कहा, हक एहसास से बनता है ईशान, शादी के कार्ड से नहीं। तुमने वो हक बहुत पहले ही खो दिया है। अदिति के अल्फाज किचन की दीवारों से टकराकर वापस आ रहे थे। ईशान वहीं खड़ा रहा। उसकी हैरत अब गुस्से में बदल रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अदिति का हाथ थोड़ा जोर से पकड़कर कहा, हक की बातें मत करो अदिति। मैं दिन रात काम करता हूं ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, और तुम यही पुरानी बातें लेकर बैठी हो। पागलपन की भी एक हद होती है। अदिति ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में अब आंसू थे। अदिति ने कहा, तुम्हें लगता है कि पागलपन है क्योंकि तुमने कभी महसूस ही नहीं किया कि एक ही कमरे में दो अजनबियों की तरह रहना क्या होता है। चले जाओ यहाँ से ईशान, मुझे अकेला छोड़ दो। अदिति की आंखों में आंसू देखकर ईशान का गुस्सा जैसे एक पल में पिघल गया। उसे पहली बार लगा कि शायद वो वाकई अदिति को खो रहा है। उसने नर्म कदमों से अदिति के पास आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। ईशान ने नर्म लहजे में कहा, आई एम सॉरी अदिति, आई एम रियली सॉरी। मैं काम में इतना उलझ गया कि ये भूल ही गया कि तुम्हारा दिल क्या मांग रहा है। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। हम आज ही उस रिजॉर्ट चलेंगे। वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। नो वर्क, नो कॉल्स, सिर्फ मैं और तुम। प्रॉमिस। अदिति ने उसकी आंखों में देखा। वही पुराना ईशान, वही पुराना वादा। अदिति का दिल जो अर्नव की तरफ खिंच रहा था, एक पल के लिए फिर से अपने आज की तरफ लौट आया।
उसने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाए। उसने दबे पांव मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। उस रात अदिति ने अर्णव को कोई मैसेज नहीं किया। उस शाम दोनों एक खूबसूरत रिजॉर्ट में थे। चारों तरफ हरियाली थी, सुकून था। अदिति ने एक हसीन ड्रेस पहनी थी। उसने अपना फोन बैग में गहराई में छुपा दिया था ताकि वो अपना पूरा वक्त सिर्फ ईशान को दे सके। उस रात रिजॉर्ट की फिजाओं में एक अजीब सा नशा था। पूल के पानी में कैंडल लाइट का अक्स ऐसे कांप रहा था जैसे अदिति का दिल। ईशान ने अदिति का हाथ थामा और पहली बार अदिति को लगा कि शायद उसने अर्णव के बारे में सोचकर जल्दबाजी कर दी थी। दोनों ने देर रात तक बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की। रिजॉर्ट के गार्डन में टहलते हुए ईशान ने उससे गले लगाया। कुछ देर के लिए अदिति को लगा कि वो वाकई अदिति है, जोया नहीं। उसे लगा कि उसकी असली जिंदगी वापस लौट आई है। उसने पूरी रात अपने फ़ोन की तरफ देखा तक नहीं। वो ईशान के साथ पूरी रात खूबसूरत ख्वाब सजाती रही, लेकिन सूरज निकलते ही वो हसीन ख्वाब टूट गया। अगली सुबह अदिति की आंख खुली तो ईशान बेड पर नहीं था। वो बालकनी में खड़ा फ़ोन पर किसी से चिल्लाकर बात कर रहा था। अदिति तैयार होकर आई। उसने सोचा था कि वो साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, मगर ईशान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ईशान फोन पर बात कर रहा था। नहीं मेहता, मुझे ये डील हर हाल में चाहिए। तुम रिजॉर्ट के मैनेजर से बात करो। मुझे एक प्राइवेट कैबिन चाहिए जहाँ हाई स्पीड इंटरनेट हो। मैं यहाँ पूरा दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं बैठ सकता। अदिति वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। कल रात की जो मोहब्बत, वो वादे, सब धुएं की तरह उड़ गए थे। ईशान ने बस सरसरी तौर पर कहा, अदिति आई एम सॉरी, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं एक इंटरनेशनल कॉल अटेंड करके आ जाऊंगा। मैं दोपहर तक फ्री हो जाऊंगा, तब हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। अदिति ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में वही पुरानी खामोशी वापस आ गई। वो नर्म घास पर अकेली बैठ गई और धीरे से अपना बैग खोला। उसने फ़ोन ऑन किया तो नोटिफिकेशंस का एक लंबा सिलसिला था। अर्णव ने पूरी रात उसके इंतज़ार में गुजार दी थी। उसके मैसेजेस देखकर अदिति का दिल भर आया। फर्स्ट मैसेज रात के 9 बजे था। हे जोया। दूसरा मैसेज रात के 9:30 बजे। कहाँ हो जोया, आज ऑनलाइन नहीं आई। थर्ड मैसेज रात के 11 बजे। जोया, आज तुम्हारी खामोशी बहुत शोर कर रही है, सब ठीक तो है ना। अगला मैसेज रात के 1:30 बजे। शायद तुम सो गई हो, पर आज मेरी नींद मुझसे रूठ गई है। अगला मैसेज रात के 2 बजे। तुम्हारी बातें याद आ रही हैं। अगला मैसेज रात के 3 बजे। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए खामोश न हो जाओ। अगला मैसेज सुबह के 4 बजे। मैं यहाँ बालकनी में बैठा हूँ, तुम्हारा एक मैसेज ढूंढ रहा हूँ। अगला मैसेज सुबह के 4 बजे। सूरज निकल रहा है जोया, पर मेरी रात अभी ख़त्म नहीं हुई। बस इतना जान लो कि कोई है जो तुम्हारे बिना मुकम्मल महसूस नहीं कर रहा। अदिति ने जब ये पढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि ईशान के साथ होकर भी वो अकेली है और अर्णव से मीलों दूर होकर भी वो उसके सबसे पास है। अदिति ने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, मैं एक भीड़ भरे रिजॉर्ट में हूँ अर्णव, पर मुझे तुम्हारी वो अंधेरी बालकनी और तुम्हारी ये फिक्र ज़्यादा अपनी लग रही है। मेरा सुकून तुम हो। अदिति को समझ आ गया था कि रिश्ता शादी के कार्ड या महंगा रिजॉर्ट से नहीं, वाकई सिर्फ एहसास से बनता है। और वो एहसास उसे ईशान से नहीं, मीलों दूर बैठे एक अनजान से मिल रहा था। 2 अलग शहर, 2 अलग नज़ारे, पर एक ही दर्द। एक तरफ रिजॉर्ट का वो हसीन सन्नाटा है जो अतिथि को काटने को दौड़ रहा है, और दूसरी तरफ क्लब का वो शोर जो अर्णव का दम घोट रहा है। अदिति बालकनी की रेलिंग पकड़े खड़ी है। पीछे रूम में ईशान वाइन पी रहा है। अर्णव वॉशरूम के आईने के सामने खड़ा है।
बाहर नव्या भीड़ में डांस कर रही है। अदिति ने मैसेज किया, मैं यहाँ रिजॉर्ट में हूँ अर्णव, अभी भी, पर मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में खड़ी हूँ। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, मुझ पर हक जता रहा है, पर मुझे उसके हर एहसास से अब घिन आ रही है। मैं क्या करूँ? अर्णव ने मैसेज का रिप्लाई किया, मैं यहाँ क्लब में हूँ जोया। नव्या मेरे साथ है, मेरे हाथ पकड़कर डांस कर रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले में कोई फंदा डाल रहा है। मैं वॉशरूम जाने के बहाने यहाँ छुपा हूँ ताकि तुमसे कुछ बातें हो सके, ताकि दिल को सुकून मिले। हम दोनों इस झूठ में घुट रहे हैं जोया, हम दोनों अंदर से मर रहे हैं। अदिति ने मैसेज का रिप्लाई किया, अजीब है ना, हम उन लोगों के साथ हैं जिन्हें दुनिया हमारा साथी कहती है, पर हमारी रूह एक दूसरे के इनबॉक्स में सांस ले रही है। अर्णव ने मैसेज किया, क्योंकि ये रिश्ते सिर्फ दिखावे के हैं जोया। एहसास तो वहाँ है जहाँ हम एक दूसरे के बिना देखे हुए भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। ये रात भी गुजर जाएगी, हिम्मत मत हारना जोया। अदिति ने फोन सीने से लगा लिया। क्लब का शोर हो या रिजॉर्ट की खामोशी, दोनों के लिए अब वही एक स्क्रीन थी जहां उन्हें जिंदा होने का एहसास मिलता था। उन्हें नहीं पता था कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा, पर उस पल वो दोनों एक दूसरे की तन्हाई का सहारा बन चुके थे। रिजॉर्ट के उस खामोश कमरे में सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अदिति अपना बैग पैक कर चुकी थी। ईशान जब वाइन का ग्लास लिए अंदर आया तो उसे लगा ये कोई मजाक है। ईशान ने हल्के गुस्से और हैरानी में कहा, ये क्या तमाशा है अदिति, बैग क्यों पैक किया है? अभी तो डिनर हुआ है, हमें कल शाम तक यहाँ रुकना है। अदिति ने बिना मुड़े कपड़े बैग में रखते हुए कहा, हमें नहीं ईशान, तुम्हें रुकना है। तुम्हें डील्स करनी है, कॉल्स करनी है, और वो तुमने कर ली। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। ईशान ने ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहा, फिर वही पुरानी बात, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे लिए। इतना महंगा रिजॉर्ट है, ये सब कुछ काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अदिति ईशान की तरफ मुड़ती है, आंखों में आंसू पर आवाज सख्ती के साथ बोलती है, नहीं ईशान, ये काफी नहीं है। तुम्हें लगता है महंगे रिजॉर्ट की दीवारें मेरा अकेलापन भर देंगी? ईशान, तुमने मुझे जिंदगी दी है पर मेरा वक्त छीन लिया। तुमने मुझे घर दिया पर एहसास मार दिया। ईशान ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है अदिति? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमारी शादी होने वाली है। क्या तुम ये सब एक पल में भूल सकती हो? अदिति ने कहा, शादी? ईशान, शादी दो लोगों के बीच होती है, एक इंसान और उसके काम के बीच नहीं। तुम्हें मेरी ज़रूरत तब होती है जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें कोई फिजिकल कंफर्ट चाहिए होती है, पर जब मेरा दम घुटता है, जब मैं रोना चाहती हूँ, तब तुम कहाँ होते हो? तब मैं इमेच्योर हो जाती हूँ ना। ईशान ने पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, अदिति लिसन, मैं बदल जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत वक्त दूंगा। अदिति ने उसका हाथ झटक कर कहा, नहीं ईशान, तुम नहीं बदलोगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। तुम्हें लगता है एक सॉरी और एक एक्सपेंसिव गिफ्ट से सब ठीक हो जाता है, पर मेरे अंदर जो टूट गया है वो तुम्हारे किसी तोहफे से नहीं जुड़ेगा। मुझे अब तुम्हारे इस झूठे प्यार से घिन आने लगी है। ईशान ने चिल्लाते हुए कहा, घिन? मुझसे? 7 साल का रिश्ता है हमारा दीदी, कहाँ जाओगी तुम? इस घर के बाहर तुम्हारा है ही कौन? भूल गई कि तुम एक अनाथ हो। इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है तुम्हारा। मैं तुम्हें एक अनाथ आश्रम से निकाल कर यहाँ तक लेकर आया। अदिति अपना बैग उठाती है, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, कोई नहीं है मेरा बाहर, शायद मैं अकेली ही रहूंगी, पर कम से कम उस अकेलेपन में खुद को अपने साथ तो रखूंगी। तुम्हारे साथ होकर जो अकेलापन महसूस होता है वो मौत से बदतर है। हमारा ये रिश्ता बहुत पहले ख़त्म हो गया था ईशान, बस आज मैंने उसे बयान कर दिया है। अलविदा ईशान।
अदिति रिजॉर्ट की लॉबी से निकलकर अंधेरी सड़क पर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने टैक्सी बुलाई और कांपते हाथों से फोन निकाला। उसे लगा शायद अब अर्णव ही उसका सहारा है, पर वहां एक अलग ही तूफान उसका इंतजार कर रहा था। अदिति एक टैक्सी में बैठी थी। बाहर काली रात थी और सड़क पर सन्नाटा, बिल्कुल अदिति के दिल की तरह। उसने ईशान को छोड़ दिया था, वो रिश्ता खत्म कर दिया था जो बरसों से उसकी पहचान था। अब उसके पास सिर्फ एक ही सहारा बचा था, अर्णव। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और चैट बॉक्स खोला। अदिति ने मैसेज किया, अर्णव, मैंने सब छोड़ दिया। मैं रिजॉर्ट से निकल आई हूँ। मैं अकेली हूँ और शायद थोड़ा डर भी रही हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ एक बार ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन वहाँ खामोशी थी। अदिति ने बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश किया, पर वहाँ ऑफलाइन का निशान नहीं बदला। उसने फ़ोन स्क्रीन ऑफ की और सर पीछे सीट पर टिका दिया। टैक्सी की खिड़की से गुजरती हुई शहर की रोशनियाँ उसकी आंखों में धुंधली हो रही थी। अदिति ने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है। एक तरफ वो 7 साल हैं, ईशान का वो चेहरा जो आज भी मेरी यादों में है, वो हसीन डिनर्स, वो शुरुआत के वादे, कैसे सब इतना फीका पड़ गया। और दूसरी तरफ तुम हो अर्णव, एक ऐसा एहसास जिसे मैंने कभी छुआ नहीं, पर जो मेरी रूह के सबसे करीब है। अदिति के दिमाग में एक तरफ ईशान की वो बेरुखी घूम रही थी जब वो रिजॉर्ट में फ़ोन पर बिजी था, और दूसरी तरफ अर्णव की वो बातें जो उसकी तन्हाई में उसका मरहम बनती थी। अदिति ने मन में कहा, मैंने ईशान को छोड़ तो दिया, पर क्या मैं सही हूँ? अर्णव, तुमने कहा था कि तुम हमेशा रहोगे, मेरी हर तकलीफ में मेरा हाथ थामोगे, मेरा मरहम बनोगे। आज जब मैं बीच रास्ते पर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो? शायद तुम भी कहीं अपनी ही किसी कश्मकश में उलझे हो। वो टैक्सी की खिड़की से बाहर देखती रही। आंसू उसके गालों पर सूख चुके थे, पर दिल में यादों का एक भयानक शोर था। एक तरफ बीत चुका कल जो उसे पीछे खींच रहा था, और दूसरी तरफ एक अनजान आज था जिसका चेहरा आज तक नजर नहीं आया था। अदिति अब नफरत में नहीं, बल्कि यादों के एक ऐसे भंवर में फंसी थी जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ अर्णव के एक मैसेज में था। लेकिन मीलों दूर अर्णव के घर में एक कयामत बरपा थी। नव्या के हाथ में अर्णव का फोन था, और उसकी आंखों में वो चैट खुली थी जो अदिति और अर्णव ने पूरी रात की थी। नव्या एक एक मैसेज तेज से पढ़ रही थी। जोया, तुम्हारे बिना मैं मुकम्मल नहीं हूँ। तुम्हें छुए बिना भी मैं तुम्हारी रूह महसूस कर सकता हूँ। नव्या का दिल जैसे फट गया। उसने अर्णव की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ा था। नव्या ने सर्द और जहरीली आवाज में कहा, तो ये है वो जोया जिसने मेरे 3 साल के प्यार को एक कचरे के ढेर में फेंक दिया। अर्णव, तुमने मुझसे कहा था कि तुम काम में बिजी हो, पर तुम यहाँ इस जोया को अपनी रूह के किस्से सुना रहे थे। अर्णव ने कहा, नव्या, वो सिर्फ एक दोस्त है। नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, दोस्त? क्या तुम अपनी दोस्तों को ये कहते हो कि मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता? तुमने मेरे साथ रहकर भी मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरे प्यार की इंसल्ट की है। नव्या ने गुस्से में अदिति का न्यू मैसेज देखा, मैं अकेली हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नव्या ने तेज आवाज में कहा, अर्णव, ये क्या है? मैंने अपने डैड से लड़कर तुम्हें वो पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। अपना करियर साइड पर रखकर तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्ट पर और प्रोजेक्ट्स पर मैं प्लानिंग करती रही, और तुम यहाँ इस जोया को अपनी रूह के किस्से सुना रहे हो, उसे अपना सुकून कह रहे हो। सब कुछ भूल गए हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। अर्णव ने सर्द और थके हुए लहजे में कहा, भूला नहीं हो नव्या, पर थक गया हूँ। तुमने हर बार मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारा दिया हुआ उधार हूँ। पर नव्या, प्यार में सौदा नहीं होता, और जो दिल से किए जाएं उसका हिसाब नहीं रखा जाता। तुमने मेरा सपोर्ट नहीं किया, तुमने मुझ पर कब्जा किया है।
नव्या ने हैरत और गुस्से में कहा, कब्जा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कंट्रोल कर रही हूँ? अर्णव, याद रखना, अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया ना तो तुम वापस वही गलियों में पहुंच जाओगे जहां कोई तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। मैं तुम्हारा करियर एक दिन में खत्म कर सकती हूँ। अर्णव ने नजरें मिलाते हुए नर्म मगर मजबूत आवाज में कहा, तो कर दो नव्या, ले लो ये बिजनेस, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पैसा। मुझे नहीं चाहिए वो कामयाबी जो मेरी असलियत से दूर कर दे मुझे। मैं वापस वहीं जाकर खड़ा होने को तैयार हूँ जहां से तुमने मुझे उठाया था, पर कम से कम मैं वहां सांस तो ले सकूंगा अपनी मर्जी से। नव्या का चेहरा उतर जाता है। उसे पहली बार डर लगता है कि अर्णव अब उसके एहसानों से डर नहीं रहा। वो अचानक बदल जाती है। उसकी आवाज में एक खौफनाक पागलपन आ जाता है। नव्या ने रोते हुए अर्णव के पास आकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं अर्णव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। क्या तुम्हें वाकई परवाह नहीं है मेरी? मैं अभी अभी अपने हाथ की नस काट लूंगी। नव्या अचानक टेबल पर रखा नाइफ उठाती है। उसके हाथ कांप रहे थे। नव्या चिल्लाते हुए कहती है, देखो अर्णव, अगर तुमने मुझे छोड़ा या उस जोया से एक लफ्ज भी और बात की तो मेरा खून तुम्हारे हाथों पर होगा। मैं खुदकुशी कर लूंगी। क्या तुम देख पाओगे मुझे मरता हुआ? बोलो अर्णव। अर्णव डर और घुटन में नव्या के पास जाते हुए कहता है, नव्या, पागलपन मत करो, नीचो रखो उसे प्लीज। नव्या जिद और जुनून में कहती है, पहले वादा करो, वादा करो कि तुम उसे अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, वरना मैं खत्म कर लूंगी खुद को। नव्या की आंखों में वो पागलपन देखकर अर्णव अंदर से कांप गया। उसे अपनी कामयाबी या अपने करियर के खोने का डर नहीं था, पर वो किसी की मौत का बोझ अपने सर नहीं लेना चाहता था। अर्णव ने बेबसी से कहा, ठीक है नव्या, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। प्लीज़ रखो नीचे नाइफ को। मैं वादा करता हूँ, मैं अब उससे कभी बात नहीं करूँगा। बस खुद को नुकसान मत पहुँचाओ। नव्या ने अचानक मुस्कुराते हुए वो नाइफ नीचे रख दिया, जैसे अभी जो मौत का खेल चल रहा था वो सिर्फ एक मजाक हो। उसने आगे बढ़कर अर्णव को जोर से गले लगा लिया। अर्णव का जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसकी सांसें रुक सी गई थी। कुछ सेकंड्स बाद जब अर्णव ने उसे खुद से अलग किया तो नव्या के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट थी। उसने अर्णव का फ़ोन झटक कर अपने पास रख लिया और वहीं अर्णव के पास बैठ गई। अगले कुछ घंटे अर्णव के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। नव्या उसके बिल्कुल करीब सोफे पर बैठ गई। उसने अर्णव का हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर लगाया और उसकी उंगलियों को चूमने लगी। अर्णव ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, पर नव्या ने उसे और जोर से थाम लिया। नव्या ने धीमी और मीठी आवाज में कहा, अर्णव, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखो, मैंने सब ठीक कर दिया ना। हम अगले महीने दुबई निकल रहे हैं। मैंने तुम्हारे नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाँ का सबसे लग्जूरियस होटल बुक कर लिया है। मैंने डैड से भी बात कर ली है, वो उन्होंने अभी हाँ कर दी है। वहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे, कोई नहीं, ना जोया, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। नव्या अर्णव के और करीब सरक आई। उसने अपना सर अर्णव के कंधे पर रख दिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। वो अर्णव के कान के पास अपने फ्यूचर के ख्वाब बुन रही थी। कौन सा घर लेंगे, कैसे वो दोनों दुनिया घूमेंगे। नव्या अर्णव के गाल को सहला रही थी, उसे बार बार जता रही थी कि अर्णव सिर्फ उसका है। नव्या ने कहा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ अर्णव, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। मैंने तुम्हें वहाँ से निकाला जहाँ लोग तुम्हें देखना तक नहीं चाहते थे। मैं तुम्हारा गुजर चुका कल भी हूँ और तुम्हारा आने वाला कल भी, और हमेशा साथ रहेंगे, है ना? नव्या ने आगे बढ़कर अर्णव के माथे को चूमा, पर अर्णव को उसके हर टच से घिन आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दलदल उसे निगल रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर वो डर से खामोश था।
उसकी आंखें दीवार पर लगे उस पुराने गिटार को देख रही थीं, पर उसके ज़हन में सिर्फ जोया की मासूम बातें चल रही थीं। अर्नव ने मन में कहा, जोया, मैं यहाँ मर रहा हूँ। ये लड़की मुझे अपने प्यार से घोट घोट कर मार रही है। उसके हाथ मेरे हाथ में है, पर मेरी रूह तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें इस वक्त बता भी नहीं सकता कि मैं किस डर में जी रहा हूँ। जोया, प्लीज़ मुझे ढूंढ लो। वहाँ दूसरी तरफ अदिति ने शहर के एक पुराने होटल में एक छोटा सा रूम बुक किया था। उसने ईशान को छोड़ा था अपना सुकून ढूंढने के लिए, पर यहाँ सुकून की जगह सिर्फ एक खामोश फोन था। अदिति सारी रात बेड पर बैठी मैसेज टाइप करती रही। उसने अपनी पूरी जिंदगी का हाल लिख दिया। अदिति ने मैसेज किया, अर्नव, मैंने सब छोड़ दिया, मैं आज़ाद हूँ। क्या तुम सुन रहे हो? अदिति ने कुछ देर इंतज़ार के बाद अगला मैसेज किया, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली हूँ, प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दो। नव्या ने जब बार बार फ़ोन स्क्रीन को फ्लैश होते हुए देखा तो उसका सब्र टूट गया। उसने अर्नव का फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर जोया के मैसेजेस की बारिश हो रही थी। नव्या की आंखों में नफरत आ गई। उसने एक भी मैसेज नहीं पढ़ा। उसने बस प्रोफाइल खोली और एक झटके में ब्लॉक का बटन दबा दिया। नव्या ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा बेबी। अब हम हमेशा के लिए आज़ाद हैं। एक क्लिक और अदिति की पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अदिति ने फिर से मैसेज भेजने की कोशिश की, पर इस बार सिंगल टिक भी गायब था। प्रोफाइल पिक्चर मिट्टी की तरह धुंधली होकर गायब हो गई। अदिति ने फ़ोन सीने से लगा लिया और उस खामोश होटल के कमरे में पहली बार चीख चीख कर रोई। उसे नहीं पता था कि जिस साइलेंट स्टॉर्म ने उसे जीना सिखाया था वो खुद अपने ही घर में एक एहसानमंद कैदी बन चुका है। 2 शहर, 2 लोग और बीच में एक ऐसी दीवार जो एहसानों, डर और जुनून से बनी थी। होटल के उस 10 बाई 10 के कमरे में अदिति के लिए हर गुजरता मिनट एक सदी जैसा था। उसने पूरी रात बेड के कोने में बैठकर काट दी। उसने 100 बार अर्नव को इंस्टाग्राम पे कॉल करने की कोशिश की, हजारों मैसेजेस भेजे, पर हर बार कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अदिति का दिमाग डरावने ख्यालों का कब्रिस्तान बन चुका था। क्या उसे कुछ हो गया? क्या वो किसी मुसीबत में है? उसे अपनी फिक्र नहीं थी, जिसने अभी कुछ घंटे पहले अपना घर, अपनी पुरानी जिंदगी मिट्टी में मिला दी थी। उसे फिक्र थी तो उस शख्स की जो उसकी रूह का सहारा था। अगले दिन जब कमरे की खिड़की से सूरज की रोशनी बाहर आई तो अदिति की आंखें सूज चुकी थीं। होटल के उस सुनसान कमरे में अदिति फ़ोन की स्क्रीन को तक रही थी। तभी एक नोटिफिकेशन की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ा। स्क्रीन पर एक नया नाम फ्लैश हुआ, द ब्लू स्काई। अदिति ने डरते हुए मैसेज खोला। मैसेज था, हे जोया। अदिति ने स्क्रीन को देखा। उसकी आंखों में शक था। उसने सोचा शायद ईशान है या कोई स्ट्रेंजर जो उसे परेशान कर रहा है। अदिति ने कोई रिप्लाई नहीं किया। थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आया, जोया, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? अदिति ने मैसेज किया, कौन हो तुम? मेरी आईडी कहाँ से मिली तुम्हें? अगला मैसेज आया, जोया, क्या तुम भूल गई? वो जो तुम कहती थी कि आसमान कितना भी नीला हो उसमें धूप तभी आती है जब बादल हटते हैं। अदिति की सांस जैसे रुक गई। ये वही लाइन थी जो उसने साइलेंट स्टॉर्म को एक रात बहुत रोते हुए कही थी। ये उन दोनों के बीच का एक सीक्रेट था जो कोई और नहीं जान सकता था, पर फिर भी उसके दिल में कश्मकश थी। उसे यकीन तो था पर डर भी था। अदिति ने कांपते हाथों से मैसेज टाइप किया, तुम वही हो ना? पर तुम्हारा नाम, तुम्हारे मैसेजेस सब इतने बदले हुए क्यों हैं? प्लीज़ साफ साफ बताओ, कौन हो तुम? मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। फौरन रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जोया, तुम्हारा साइलेंट स्टॉर्म। मैं ठीक हूँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए न्यू आईडी बनानी पड़ी। सब ठीक तो है ना? अदिति की डूबती हुई सांसों को जैसे एक पल के लिए सहारा मिल गया। जब उसे यकीन हो गया कि ये द ब्लू स्काई ही उसका साइलेंट स्टॉर्म है
तो उससे अपने दिल के हर जख्म को एक ही बार में खोल कर रख दिया। अदिति ने मैसेज किया, अर्नव, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं किस जहन्नुम से गुजरी हूँ। बुरी रात, एक एक पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैंने 100 से ज़्यादा कॉल्स किए, 100 से ज़्यादा मैसेजेस किए, पर तुम ऑनलाइन ही नहीं आई। मुझे लगा शायद तुम किसी मुसीबत में हो। तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ गायब हो गए थे? अदिति की उंगलियां फ़ोन पर तेज़ी से चल रही थी, जैसे वो डर रही हो कि ये शख्स फिर से कहीं गायब ना हो जाए। अर्नव ने रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ। फ़ोन बस ख़राब हो गया था, इसीलिए नई आईडी बनानी पड़ी। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदिति ने अगला मैसेज किया, अर्नव, मैंने ईशान को छोड़ दिया। मैंने रिजॉर्ट में सब ख़त्म कर दिया। वो सारे साल, वो रिश्ता, वो घर, सब पीछे छोड़ आई हूँ। अर्नव ने रिप्लाई किया, क्या तुमने ईशान को छोड़ दिया? तो तुम अभी अकेली हो? तुम अभी कहाँ हो? अदिति ने रिप्लाई किया, मैं इस वक्त एक होटल के छोटे से कमरे में बैठी हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है अर्नव, ना घर, ना कोई ठिकाना। सिर्फ तुम्हारे वो वादे हैं जो तुमने मुझसे किए थे। तुमने कहा था ना कि हम एक नई दुनिया बसाएंगे। मैंने तुम्हारे भरोसे अपनी पुरानी दुनिया उजाड़ दी। मैं यहाँ तुम्हारे भरोसे आई हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं बहुत अकेली हूँ। अदिति ने सेंड दबाया और सांस रोककर स्क्रीन को ताकने लगी। उसे लगा अर्नव कहेगा, फिक्र मत करो जोया, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। पर वहाँ से जो जवाब आया वो इतना ठंडा था कि अदिति का खून जम गया। अर्नव का मैसेज, पर जोया, ये सब इतना बड़ा फैसला? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम अभी इसी वक्त अपना घर छोड़ दो। इतनी जल्दबाजी करने से पहले तुमने मुझसे एक बात पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब तुम होटल में रहोगी। ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। देखो, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, काम का प्रेशर है, मैं बाद में बात करूँगा। अपना ख्याल रखना। और वो ऑफलाइन हो गया। अदिति ने उन लफ्ज़ों को बार बार पढ़ा। पूछना चाहिए था, जिस शख्स ने उसे पिंजरे से निकलने के ख्वाब दिखाए, जो हर रात कहता था कि मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ, वो आज उसके फैसले को एक गलती और एक टेंशन मान रहा था। अर्नव ने नव्या के उस पागलपन, उसकी सुसाइड की धमकी और उसकी सौदेबाजी का एक लफ्ज़ भी जोया को नहीं बताया। उसने अदिति को उस अंधेरे में छोड़ दिया जहाँ सिर्फ सवाल थे। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि ये वो अर्नव है जो उससे प्यार करता था, या कोई अजनबी है जो उसके हर दर्द पर नमक छिड़क रहा है। शाम 4 बजे अर्नव का मैसेज आया, जोया, सॉरी, मैं थोड़ा परेशान था। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरा है। मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे पास आऊँगा। हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तुम मेरी हिम्मत हो। आई लव यू सो मच। अर्नव का वो मैसेज और अदिति की पूरी दुनिया में जैसे धूप निकल आई। उसने रोने से सूजी हुई अपनी आंखों को पोंछा, पर इस बार आंसू दर्द के नहीं, एक सुकून के थे। वो अपनापन इतना गहरा था कि अदिति पिछली रात का सारा जख्म भूल गई। अदिति फ़ोन बंद करती है, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। अदिति ने बिस्तर की बिखरी हुई चादरों को ठीक किया, जैसे वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी समेट रही हो। उसने आईने में खुद को देखा। वो थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में अब एक मंजिल थी। उसने जल्दी जल्दी अपने बिखरे बाल संवारे, थोड़ा सा काजल लगाया। उसे लग रहा था कि उसने जिसके लिए वो सब छोड़ा, वो अर्नव वापस आ गया है। अदिति अपना बैग पैक करती है, होटल के कमरे की खिड़की खोलती है जहाँ से हल्की रोशनी आ रही है। अदिति अपने आप से कहती है, मैं जानती थी अर्नव, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। वो जो तुमने पूछना चाहिए था कहा था, वो शायद तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हारा गुस्सा नहीं। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये कहते हुए अदिति ने अपना फ़ोन उठाया और अर्नव को मैसेज किया, अर्नव, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? मुझसे ये होटल का अकेलापन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अदिति अपने लिए एक प्यारी सी ड्रेस निकालती है और चेंज करके खुद को मिरर में देखती है। अदिति तैयार हो रही थी एक नई शुरुआत के लिए,
पर उसे नहीं पता था कि वो जिस स्टॉर्म के तरफ कदम बढ़ा रही है वो सुकून का नहीं, तबाही का रास्ता है। वो तैयार हो रही थी उस शख्स के मिलने के लिए जिसने नव्या के डर से उसके साथ जीने और मरने के हर वादे का कत्ल कर दिया था। अर्णव का रिप्लाई आया, मैं बिजी हूँ जोया। मैंने कहा ना, मुझसे बार बार जिद मत किया करो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं मुझ पर कितना काम का प्रेशर है। तुम हर वक्त मिलने की जिद करती हो। कितनी डिमांडिंग हो रही हो तुम। क्या तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती? मुझे थोड़ी सांस लेने दो। अदिति फ़ोन हाथ में लिए पत्थर बन गई। उसने अभी ईशान का हक जताना ठुकराया था क्योंकि वहाँ एहसास नहीं था, पर यहाँ तो एहसास ही बदल रहा था। अदिति रोते हुए वॉइस नोट भेजती है, अर्णव तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये वही इंसान है जिसे मैंने अपनी रूह सौंपी थी। कल तक मैं तुम्हारी जोया थी, तुम्हारी जान थी, और आज अचानक मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन बन गई। मैं कोई बोझ हूँ क्या? क्या हो गया है तुम्हें अर्णव? क्यों बदल गए हो तुम एक रात में? मैंने अपना सब कुछ, अपना पूरा वजूद दांव पर लगा दिया, एक तुम्हारे भरोसे पर। मैंने ईशान को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। मेरा दिल कोई खिलौना नहीं है अर्णव। मैं एक जिंदा इंसान हूँ जिसे दर्द होता है। मैंने तुम्हारे लिए अपना आज तबाह कर लिया है और तुम मुझे वक्त तक नहीं दे रहे हो। कम से कम मुझे वजह तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? अर्णव ने वो वॉइस नोट सुना पर सीन करके छोड़ दिया। ब्लू टिक्स अदिति की आंखों में चुभने लगे। उसे नहीं पता था कि उस फोन के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। अर्णव ने अभी टाइपिंग शुरू ही की थी कि अचानक नव्या कमरे में आई। उसके चेहरे पर वही पुराना हक और जुनून था। अर्णव ने घबरा कर लैपटॉप की स्क्रीन झुका दी और चैट एग्जिट कर दिया। नव्या ने तेज और अधिकार वाली आवाज में कहा, अर्णव तुम अभी तक सोए नहीं? चलो बाहर आ जाओ। मुझे हमारी हॉलीडे ट्रिप के लिए टिकट्स चेक करनी है। और हाँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तुम अपना फ़ोन मुझे दे दो, मुझे डैड को कॉल करनी है। अर्णव का दिल जैसे थम गया। उसे पता था कि अगर उसने फ़ोन दिया तो अदिति के मैसेज पकड़े जाएंगे, पर वो नव्या को मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नव्या का वो सुसाइड वाला चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वहाँ होटल में अदिति हर सेकंड स्क्रीन को देख रही थी। सीन आ चुका था पर रिप्लाई नहीं। उसे लगा अर्णव ने इसकी बातें सुनकर भी उसे नज़रअंदाज कर दिया है। उसे नहीं पता था कि अर्णव इस वक्त नव्या के सामने नजरें झुकाए बैठा है और उसका फ़ोन अब उसकी अपनी पहुंच से दूर हो चुका है। अदिति ने फ़ोन बेड पर फेंक दिया। उसका दिल कह रहा था कि शायद अब अर्णव के लिए उसकी अहमियत ख़त्म हो गई है। वो उस खामोश होटल के कमरे में बैठी थी, अपने फैसलों पर रो रही थी, जबकि अर्णव अपनी मजबूरियों के पिंजरे में कैद था। अदिति के लिए ये साइलेंट स्टॉर्म अब एक जानलेवा खामोशी बन चुका था। अगले दिन दोपहर में अर्णव थक कर सो गया था। नव्या दबे पांव उसके कमरे में आई। वो अर्णव के लैपटॉप को उठाती है और देखती है कि अदिति यानी जोया ने उसे लंबे मैसेजेस भेज रखे हैं जिसमें उसने अपने ईशान के ब्रेकअप की बात की है, मिलने की बात की है। नव्या मन में नफरत के साथ कहती है, अच्छा तो तुमने अपना रिश्ता तोड़ दिया ताकि तुम मेरे अर्णव को छीन सको। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नव्या के चेहरे पर एक पॉइजनस मुस्कुराहट आई और कीबोर्ड पर अपनी नफरत उतारने लगी। वो अर्णव बनकर वो सब लिखने वाली थी जो अदिति की रूह को हमेशा के लिए कुचल देगी। नव्या की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। स्क्रीन की रोशनी उसके जालिम चेहरे पर चमक रही थी। नव्या ने अर्णव महकर मैसेज किया, सुनो जोया, बहुत हो गया तुम्हारा ये रोना धोना और ये इमोशनल किस्से। सच तो ये है कि मुझे तुम्हारे दुखों से कभी कोई मतलब था ही नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ? सच तो ये है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हर रात तुम्हारी चैट्स पढ़ते हैं और खूब हंसते हैं। हमने तो एक बेट लगाई थी कि देखते हैं इंटरनेट पर ये दुखियारी लड़कियां कितनी जल्दी फंसती हैं।
तुमने अपने 7 साल का रिश्ता तोड़ दिया। बेवकूफ़ हो तुम। हमने तुम्हारी उस बेवकूफ़ी पर पार्टी की थी। अदिति होटल के बेड पर बैठी थी। फ़ोन की लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नव्या ने अर्णव बनकर दूसरा मैसेज किया। हम हमेशा साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तुम हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थी और अब हम तुमसे बोर हो गए हैं। मुझ पर एक एहसान करो, अपना ये अकाउंट डिलीट करो और फिर कभी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। यू आर नथिंग बट अ पैथेटिक जोक फॉर अस। गुड बाय जोया। अदिति ने उन लफ्ज़ों को एक बार नहीं 100 बार पढ़ा। उसे लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में उसे थप्पड़ मारकर जलील कर दिया हो। उसका साइलेंट स्टॉर्म, उसका अर्णव, उसकी उम्मीद, उसकी आज़ादी का ख्वाब, सब एक बेट निकला। एक ऐसा मजाक जिसमें उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में उसे सिर्फ नफरत और रुसवाई मिली। उसका वजूद, उसकी मासूमियत और उसकी मोहब्बत सब मिट्टी में मिल चुके थे। उसे नहीं पता था कि ये लफ्ज़ अर्णव के नहीं, नव्या के जहरीले दिमाग की उपज हैं। उसके लिए तो उसकी पूरी कायनात राख हो चुकी थी। अदिति के हाथ से फ़ोन छूटकर बेड पर गिर जाता है। वो दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ जाती है। वो होटल का छोटा सा कमरा अब उसे अपनी कब्र लगने लगा। वो अंधेरा उसे निकल रहा था। अदिति की आंखों में अब आंसू भी खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक सवाल बाकी था, क्या मैं वाकई सिर्फ एक खेल थी? अदिति ने उन जहरीले लफ्ज़ों को आखिरी बार पढ़ा। उसकी रूह पर लगे वो जख्म अब नासूर बन चुके थे। बिना एक आंसू बहाए उसने एक झटके में जोया की दुनिया को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसने सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं डिलीट की थी, उसने अपने दिल का वो रास्ता ही बारूद से उड़ा दिया जो मोहब्बत की तरफ जाता था। अर्णव रात में कमरे में आता है। उसकी आंखों में फिक्र है। वो लैपटॉप खोलता है ताकि जोया से बात कर सके, उसे अपने और नव्या के बारे में सच बता सके। पर स्क्रीन पर यूज़र नॉट फाउंड लिखा आता है। ये 3 लफ्ज़ उसके सीने में खंजर की तरह उतर गए। वो बेखबर था कि उसकी खामोशी ने उसके नाम पर कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। वो उस प्रोफाइल को बार बार ढूंढ रहा था, पर जोया अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। अदिति अब एक साफ और नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। दीवारों पर ना कोई फोटो, ना कोई याद। अदिति आईने के सामने खड़ी अपने वो लंबे बाल संवार रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक ठंडी आग है। अदिति ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा अब वो पुराना नर्म चेहरा नहीं था, बल्कि किसी पिघले हुए लोहे की तरह सख्त लग रहा था। अदिति ने आईने में देखकर सर्द और भारी आवाज में कहा, जोया मर गई। आज से सिर्फ अदिति बची है। वो अदिति जो अब किसी के मीठे लफ्ज़ों पर नहीं नाचेगी। वो अदिति जिसे अब किसी साइलेंट स्टॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तुमने सही कहा था अर्णव, मैं एक मजाक थी, पर याद रखना अब ये मजाक तुम्हें कभी नहीं सुनाई देगा। अदिति तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। शाम के वक्त अदिति ऑफिस से निकल रही थी कि तभी ईशान ने उसकी राह रोक ली। ईशान बिखरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। ईशान ने बेबसी से कहा, अदिति रुक जाओ प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने पिछले 1 महीने से हर रोज़ तुम्हें कॉल किया है। तुमने अपना नंबर बदल दिया। क्या ये गलती की इतनी बड़ी सज़ा होती है? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ। वो घर, वो कमरा, सब मुझे काटने को दौड़ता है। अदिति रुक जाती है, पर उसकी नज़रें ईशान पर नहीं, सामने सड़क पर थीं। वो कहती है, गलती वो होती है ईशान जो अनजाने में हो। जो तुमने किया वो मेरा कत्ल था। तुमने तब तक मेरी कद्र नहीं की जब तक मैं तुम्हारे पास थी। अब जब मैं जा चुकी हूँ तो तुम्हें प्यार याद आ रहा है। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी ईगो है जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही कि एक लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया। ईशान अदिति का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं अदिति, मैं सच में बदल गया हूँ। देखो, मैंने वो सारे बिजनेस टूर कैंसिल कर दिए हैं। मैं तुम्हें वक्त दूंगा। चलो घर वापस, हम सब ठीक कर लेंगे।
अदिति ने अपना हाथ झटकते हुए एक गहरी नफरत से कहा, कौन सा घर ईशान? वो घर जहाँ मैं सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थी। ईशान, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम फूल और केक लेकर आओगे और मैं सब भूल जाऊंगी। मैंने सीख लिया है कि अकेले रहना उस इंसान के साथ रहने से बेहतर है जो आपके साथ होकर भी आपका ना हो। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर अदिति पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं थी। उसने अपना रास्ता चुन लिया था, एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ वो थी और उसकी तन्हाई। शहर के एक पॉश को वर्किंग कैफे में अदिति एक कोने वाली टेबल पर बैठी अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। बारिश तेज हो रही है, उसके चेहरे पर एक संजीदगी है। दूसरी तरफ से दरवाज़ा खुलता है और अर्णव अंदर आता है। 1 महीने पहले वो एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, पर बिना चेहरा देखे। आज वो एक ही छत के नीचे एक ही खामोशी में डूबे हुए थे, पर एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी। अर्णव थका हुआ लग रहा था, आंखों के नीचे हल्के गहरे थे। वो वही टेबल ढूंढ रहा था जहां प्लग पॉइंट हो। वो ठीक अदिति के पीछे वाली टेबल पर बैठ जाता है। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ है, बीच में सिर्फ एक पार्टीशन। अर्णव अपना लैपटॉप खोलता है, पर उसका ध्यान काम पर नहीं है। अर्णव धीरे से कहता है, जोया, तुम कहाँ हो? मैंने हर रास्ता, हर गली छान मारी। मैंने हजारों नई आईडीज बनाई कि शायद तुम्हारा कोई सुराग मिल जाए, पर तुमने एक पल में सब कुछ राख कर दिया। क्या मैं इतना बुरा था कि तुमने एक बार मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा? तुमने मेरा इग्नोर करना देखा, पर मेरी खामोशी का दर्द नहीं देखा। तुम तो सब जानती थी ना। अदिति को अचानक से अजीब सी एक बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है जैसे हवा में वही पुरानी साइलेंट स्टॉर्म वाली धंडक है। अदिति लैपटॉप पर काम कर रही है, पर अर्णव ठीक पीछे बैठा है। अदिति के पेपर्स उड़कर नीचे गिर जाते हैं, जो अर्णव की चेयर के पास चले जाते हैं। अर्णव पेपर उठाते हुए बिना पीछे मुड़े हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, शायद ये आपके पेपर्स हैं। अदिति थम जाती है। वो आवाज़ इतनी गहरी और वही पुरानी खनक। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। वो धीरे से घूमती है। अदिति की आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट थी और वो कहती है, जी शुक्रिया। अर्णव के कानों में जब ये शुक्रिया सुनाई पड़ता है, तब उसे लगता है किसी ने सदियों पुराना जख्म छेड़ दिया हो। वो एकदम से अदिति की तरफ पूरा मुड़ता है। अर्णव ने हैरत और बेचैनी से कहा, आपने अभी कुछ कहा? अदिति कंफ्यूजन में बोलती है, मैंने बस शुक्रिया कहा, क्यों, क्या हुआ? अर्णव अदिति के चेहरे को गौर से देखते हुए, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, कहता है, नहीं, वो आपकी आवाज़। मुझे लगा शायद मैं आपको जानता हूँ। हम पहले कहीं मिले हैं क्या? शायद किसी मीटिंग में या? अदिति अपने जज्बातों को फौरन काबू करती है। उसका दिल कह रहा है कि ये वही स्टॉर्म है, पर वो खुद को रोकती है और कहती है, नहीं, मैं अजनबियों से कम ही मिलती हूँ, और इस शहर में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। अर्णव ने जिद और दर्द के साथ कहा, गलत फहमी? शायद, पर यह आवाज़, ये लहजा बिल्कुल वैसा ही है जिसे मैं हर रोज़ सुनने के लिए तरसता हूँ। क्या आप कभी सोशल मीडिया पर थी? जोया के नाम से। अदिति का चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। वो अपना लैपटॉप बैग उठाती है। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा है। वही पुराना धोखा, वही पैथेटिक जोक वाला मैसेज उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। अदिति ने सर्द और तल्ख आवाज़ में कहा, मैंने कहा ना, मैं किसी जोया को नहीं जानती, और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, वो सिर्फ झूठ और धोखों की जगह है। वहाँ हर आवाज़ फर्जी होती है और हर रिश्ता एक शर्त। मुझे देर हो रही है। अदिति तेज़ी से उठती है। अर्णव उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, पर रुक जाता है। अर्णव धीरे से कहता है, जोया। अदिति के कदम लड़खड़ाते हैं, पर वो रुकती नहीं। वो बारिश में निकल जाती है। अर्णव वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आवाज़ कैफ़े के शोर में गुम हो जाती है।
दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ सुन ली थी। अर्नव को यकीन था कि ये वही है, पर अदिति ने पहचानने से इनकार कर दिया था। अर्नव के लिए ये उम्मीद की एक नई किरण थी, पर अदिति के लिए ये उसके पुराने जख्मों पर नमक की तरह था। दो दिल जो कभी एक दूसरे की हर सांस से वाकिफ थे, आज एक दूसरे के सामने होकर भी एक दूसरे के लिए यूजर नॉट फाउंड बन चुके थे। अदिति टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। अर्नव खुद से कहता है, आवाज़ वही है, पर लहजा इतना जहरीला कैसे हो गया। मेरी जोया किसी का दिल दुखाने से पहले रोती थी। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। पर अगर ये वो नहीं है तो मेरा दिल क्यों रुकने को है? क्यों मुझे लग रहा है कि आज मैंने उसे दोबारा खो दिया। अर्नव थका हारा घर में आता है। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ नव्या के पास वाली लैंप की रोशनी थी। नव्या सोफे पर सुकून से बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। अर्नव घर लौटा तो उसका चेहरा किसी हरी हुई जंग जैसा लग रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, पर उसके जहन में अब भी उसी अनजान लड़की की आवाज़ गूंज रही थी। अर्नव ने धीरे से अपने ख्यालों में कहा, जोया, तुम वाकई इतना बदल गई हो क्या? नव्या के कान ने वो नाम सुन लिया था। वो धीरे से सर उठाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ थी। नव्या ने सर्द और तल्ख आवाज में कहा, फिर वही नाम अर्नव? कब तक साए के तरह उसके पीछे भागोगे? कब तक उस साए के पीछे भागोगे? देखा तुमने, उसने एक बार भी तुमसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। मैंने कहा था ना कि वो जोया तुम्हें कब की भूल चुकी होगी। उसे कोई और मिल गया होगा, कोई नया सहारा, कोई नया साइलेंट स्टॉर्म। सिर्फ मैं हूं जो इस घर में तुम्हारे साथ खड़ी हूं। नव्या उठकर अर्नव के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अर्नव उसके टच से पीछे हटता है, जैसे वो किसी कांटे से बचा हो। नव्या कहती है, चलो अब ये रोना धोना बंद करो। आज हमें मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में जाना है। तैयार हो जाओ और थोड़ा स्माइल करो। लोग क्या सोचेंगे? अर्नव ने बेजान आवाज में बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं चलूंगा नव्या। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। तुमने जो चाहा तुम्हें वो मिल गया, है ना? बस अब मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज। अर्नव आईने में खुद को देखता है। उसका वजूद अब सिर्फ एक ढांचा रह गया था। अगले दिन फिर अर्नव उसी कैफे में बैठा था, हर आने जाने वाले दरवाजे को तक रहा था। नव्या ने रिश्ता तो जीत लिया था, पर उसने अर्नव को हमेशा के लिए खो दिया था। अर्नव अब एक जिंदा लाश बन चुका था, जो हर रोज उस कैफे के उसी कोने में जाता था। वो उस अदिति को ढूंढ रहा था जिसकी आवाज ने उसका मुर्दे दिल में एक हलचल मचा दी थी। उसे नहीं पता था कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो उसके ठीक पीछे बैठी थी, पर नव्या के जहरीले मैसेजेस ने उन दो दिलों के बीच में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि अब वो मिलकर भी एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी रह गए थे। कुछ लोग कहते हैं किस्मत दुश्मन होती है, पर कभी कभी किस्मत वही करती है जो हम खुद नहीं कर पाते। अदिति आज उस कैफे में सुकून ढूंढने आई थी, मगर उसे क्या पता था कि आज उसकी नफरत का इम्तिहान होने वाला है, और उसके हर सवाल का जवाब इसी बारिश में छुपा है। नव्या चिड़चिड़े लहजे में कहती है, अर्नव, सीधे बैठो और मेन्यू देखो। कब तक ये मुर्दों जैसा चेहरा बनाए रखोगे? अदिति के कानों में जैसे बिजली गिरी हो। अर्नव, उसने वही नाम सुना जो उसकी रूह में बसा था। उसके हाथों में थमा कॉफी कप थरथराने लगता है। वो कप को टेबल पर रख देती है ताकि आवाज ना हो। अर्नव ने एक गहरी और थकी हुई सांस लेते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं खाना नव्या, तुम्हें जो चाहिए मंगवा लो, मुझे बस घर जाना है। नव्या ने तेज आवाज में कहा, घर जाना है या फिर से उसी जोया की प्रोफाइल चेक करनी है? अर्नव, 2 महीने हो गए हैं उस बात को। वो लड़की हमेशा के लिए जा चुकी है।
उसने एक बार मुड़कर नहीं देखा तुम्हारी तरफ। अदिति की आंखें बंद हो जाती हैं। जोया, अर्नव, साइलेंट स्टॉर्म। अब कोई शक नहीं बचा था। वो अपने हाथों को भींच लेती है। उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर वो खुद को हिलाती तक नहीं है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की बातें सुन रहा हो। नव्या ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर कहा, अर्नव, बस बहुत हो गया। तुम्हारा ये देवदास रूप। पिछले 2 महीनों से तुमने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं? तुम रोज इस कैफे में उसी लड़की को ढूंढते रहते हो ना? तुम आज भी उस जोया के लिए रो रहे हो, जिसे तुम्हारा असली नाम तक नहीं पता था। जोया, अर्नव नाम सुनते ही उसका दिमाग सुन हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसके पीछे बैठा शख्स ही उसका साइलेंट स्टॉर्म है। अर्नव बेहद ठंडी और गहरी आवाज में कहता है, मैंने छोड़ दिया था ना उसे। मैंने तुम्हारे कहने पर उसे ब्लॉक किया। मैंने उससे बात तक नहीं की। अब और क्या चाहिए तुम्हें नव्या? मेरी जान चाहिए क्या? नव्या ने एक जहरीली हंसी के साथ कहा, तुमने नहीं छोड़ा था उसे अर्नव, मैंने छुड़वाया था। तुमने तो उसे ब्लॉक भी नहीं किया था, वो तो मैंने तुम्हारे फोन से किया था। और ये जो तुम कहते हो ना कि वो बिना कुछ कहे चली गई, वो गई नहीं थी। मैंने उसे भगाया था, क्योंकि तुमने तो डब्ल्यू स्काई नाम से एक नया अकाउंट बना लिया था। मैंने तुम्हारे उस न्यू अकाउंट से उसे ऐसे मैसेजेस भेजे कि वो अपनी शक्ल दिखाने के लायक ना रहे। मैंने उसे बताया कि तुम उस पर हंसते हो, कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पैथेटिक जोक है। अदिति के हाथ से कॉफ़ी का कप छूटकर ज़मीन पर गिरता है। नव्या की बातें सुनकर अर्नव सुन हो जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो कुर्सी से धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों में इतना गुस्सा है जितना पहले कभी नहीं देखा गया। अर्नव ने चीखते हुए कहा, तुमने ये क्या किया नव्या? तुमने मेरा नाम से उसे वो सब कहा। वो वाहिद इंसान जो मेरी रूह को जिंदा रखना चाहती थी, उसे तुमने ये यकीन दिलाया कि मैं एक दरिंदा हूँ। तुमने एक भटकती हुई रूह का सहारा छीन लिया ताकि तुम मुझ पर अपना हक जता सको, तुम मुझे अपना गुलाम बना सको। नव्या अर्नव का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और बेशर्मी से कहती है, मैंने हमारा रिश्ता बचाया है अर्नव। वो लड़की तुम्हारे लायक थी ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे रास्ते का एक पत्थर थी जिसे हटाना जरूरी था। अर्नव झटके से अपना हाथ छुड़ाता है। उसकी आंखों में नव्या के लिए अब डर नहीं, सिर्फ घिन और नफरत थी। अर्नव ने सर्द और गरजती हुई आवाज में कहा, रिश्ता बचाया नव्या? तुमने रिश्ता नहीं बचाया, तुमने एक मासूम इंसान की रूह का कत्ल किया है। पत्थर वो नहीं, पत्थर तुम्हारा दिल है, जिसमें नफरत और जहर के सिवा कुछ नहीं बचा। आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितने बड़े धोखे में जी रहा था। अर्नव खड़ा हो जाता है। उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। अर्नव ने आखिरी फैसले के साथ कहा, आज से, अभी से हमारा हर रिश्ता, हर दोस्ती सब खत्म। आज के बाद अगर तुमने अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे दिखाई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। मेरे सामने से दूर हो जाओ, अभी के अभी निकलो यहाँ से। नव्या ने चीखते हुए कहा, तुम मुझे निकाल रहे हो अर्नव? भूल गए मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं अभी इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारा नाम लिखकर मरूंगी मैं। अर्नव के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी हंसी आ जाती है। वो डरता नहीं, बल्कि नव्या की तरफ एक कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों में अब मौत का डर नहीं बचा। अर्नव ने सर्द आवाज में कहा, जान दोगी? अकेली क्यों नव्या? चलो आज ये मौत का खेल साथ में खत्म करते हैं। मुझे भी इस घुटन से आज़ादी चाहिए। अर्नव झटके से नव्या की कलाई पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ कैफे के पास वाले रेलवे ट्रैक की तरफ ले जाने लगता है। बारिश में भीगे हुए दोनों रेलवे ट्रैक के बीच खड़े हो जाते हैं। दूर से ट्रेन की लाइट दिखाई दे रही थी। पटरियां कांप रही थीं।
अर्णव ने नव्या के हाथ लोहे की तरह जकड़े हुए थे। अर्णव ने जुनून में कहा, डरो मत नव्या, तुम्हें मरना था ना। देखो मौत सामने से आ रही है, चलो साथ में मरते हैं। कम से कम वहां तुम्हारी साजिशें तो नहीं होंगी। नव्या ने खौफ से चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे अर्णव, तुम पागल हो गए हो। छोड़ो, मुझे नहीं मरना अर्णव, प्लीज। नव्या पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाती है और डर के मारे ट्रैक से पीछे गिर जाती है। वो इतनी डर चुकी थी कि बिना पीछे मुड़े बारिश में भागती हुई अंधेरे में गुम हो जाती है। ट्रेन तेजी से गुजर जाती है। अर्णव भीगे हुए बालों और थकी हुई आंखों के साथ वहीं ट्रैक के किनारे खड़ा है। नव्या जा चुकी है। हर तरफ सन्नाटा है, सिर्फ बारिश की हल्की आवाज है। तभी पीछे से एक बेहद टूटी हुई सिसकती हुई आवाज आती है, साइलेंट स्टॉर्म। अर्णव झटके से पलटता है। उसके सामने वही कैफे वाली लड़की खड़ी है, वही अदिति। उसकी आंखें हैरत से फट जाती हैं। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। अर्णव ने कांपती आवाज में कहा, अदिति, तुम यहाँ? तुमने मेरा नाम साइलेंट स्टॉर्म कैसे? अदिति रोते हुए मुस्कुराती है। उसकी आवाज में बरसों का दर्द सिमट आया था। वो कहती है, तुम्हें पता है, जोया की दुनिया ने उस रात सिर्फ इसलिए अपना वजूद मिटा दिया था क्योंकि उसे लगा कि उसका साइलेंट स्टॉर्म सिर्फ एक झूठी शर्त था। मैंने तुमसे बेपनाह नफरत की अर्णव। मैंने हर रात तुम्हें बद्दुआ दी कि तुमने मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाया। अर्णव की सांस रुक जाती है। उसका पूरा जिस्म कांपने लगता है। वो 2 कदम आगे बढ़ता है, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि उसकी तलाश खत्म हो गई है। अर्णव ने बेयकीनी से पूछा, जोया? तुम ही मेरी जोया हो? अदिति, तुम वही हो जिसे मैं हर रोज ढूंढता था, जिसे देखकर मेरा दिल हर बार कहता था कि ये पहचानी हुई लगती है। अर्णव अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। अदिति का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगता है। अर्णव कहता है, मुझे माफ़ कर दो जोया, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि नव्या ने ये सब किया। मैं तो हर पल मरता था ये सोचकर कि तुमने मुझे बिना बताए क्यों छोड़ दिया। मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? तुम मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी सुकून हो। अदिति झुकती है और उसे उठाती है। दोनों बारिश के बीच एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों की सिसकियां बारिश के शोर में मिल जाती हैं। अदिति कहती है, हमें धोखा दिया गया अर्णव। हमें एक दूसरे की नफरत की आग में जला दिया गया। पर देखो, किस्मत हमें फिर वहीं ले आई जहां से हम शुरू हुए थे। अब कोई मैसेज, कोई आईडी और कोई तीसरा इंसान हमें अलग नहीं कर सकता। 1 साल बीत गया। जिंदगी अब डिजिटल पर्दों की मोहताज नहीं रही। नव्या ने नफरत का एक तूफान खड़ा किया था, पर वो भूल गई थी कि सच्ची मोहब्बत बिखरती नहीं, निखरती है। आज ना कोई जोया थी, ना कोई साइलेंट स्टॉर्म। आज सिर्फ अर्णव और अदिति थे, जो एक दूसरे की हकीकत बन चुके थे। शादी के बाद दोनों वही पुराने कैफे की टेबल पर बैठे थे, जहाँ कभी उनकी पहचान अजनबी थी। अदिति के हाथों में अर्णव का हाथ था। दोनों के हाथों में शादी की रिंग्स चमक रही थी। अर्णव ने अदिति की आंखों में डूबते हुए कहा, पता है अदिति, उस दिन कैफे में अगर मैं जोर से अपना दर्द नहीं चीखता तो शायद तुम आज भी मुझसे नफरत कर रही होती। मैं आज भी उस अंधेरे में तुम्हारी आवाज ढूंढ रहा होता। अदिति ने हंसते हुए पर आंखों में नमी के साथ कहा, शायद, पर तुम्हारी वो आवाज, वो बिल्कुल वैसा ही एक साइलेंट स्टॉर्म थी जैसी मैंने पहली बार सुनी थी। टूटी हुई, थोड़ी भटकी हुई, मगर बिल्कुल सच्ची। अर्णव, क्या हम अब भी एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे? अर्णव ने अदिति के हाथों को चूमते हुए एकदम संजीदा और गहरी आवाज में कहा, अब हमें किसी ब्लॉक बटन की ज़रूरत नहीं है अदिति, क्योंकि अब हम दिलों में रहते हैं, फ़ोन की मेमोरी में नहीं। मोहब्बत को डिलीट नहीं किया जा सकता। लोग सही कहते हैं, इंटरनेट पर प्यार नहीं होता, वहाँ सिर्फ राब्ता होता है।
प्यार तो वहाँ होता है जहाँ दो टूटे हुए दिल एक दूसरे के जख्म को पहचान लेते हैं। अदिति और अर्णव की दास्तान डिजिटल पर्दों से शुरू हुई थी, मगर उनका इश्क सबसे बड़ा सच्चा था। जिंदगी ने उन्हें यूज़र नॉट फाउंड के मोड़ पर लाया था, ताकि वो एक दूसरे को स्क्रीन पर नहीं, अपनी ज़िंदगी में ढूंढ सकें। आज जोया की दुनिया बंद हो चुकी थी, क्योंकि अदिति को उसका पूरा जहान मिल गया था। अर्णव और जोया की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, पर इस बार अधूरी नहीं, क्योंकि जो रिश्ते सिर्फ स्क्रीन तक होते हैं वो टूट जाते हैं, पर जो रूह तक पहुंच जाएं उन्हें कोई ब्लॉक नहीं तोड़ सकता। आज ना कोई फेक आईडी बची है, ना कोई साइंटिस्ट। आज सिर्फ दो लोग हैं, अदिति और अर्णव, जो समझ चुके हैं कि मोहब्बत इंटरनेट पर नहीं, इंसान के अंदर होती है। और शायद इसीलिए यूज़र नॉट फाउंड के बीच भी उन्होंने एक दूसरे को ज़िंदगी में ढूंढ लिया। पर अब एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ। अगर आप अदिति की जगह होते तो क्या आप किसी ऐसे इंसान पर फिर भरोसा कर पाते जिसने आपको एक बार यूज़र नॉट फाउंड बना दिया था? क्या आप माफ़ करते या खुद को चुनते? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी दूसरों के जवाब हमें अपना सच दिखा देते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली स्टोरी में।